क्लास की शुरुआत एक सवाल से करेंगे। एक बच्चा है जिसकी हाइट बिल्कुल अपने पापा पे गई है, एक बच्ची है जिसकी स्माइल बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है, और स्माइल के साथ साथ उनका टेम्परामेंट भी अपनी मम्मी पे गया है। मतलब अगर मम्मी बहुत गुस्से वाली है तो बच्ची को भी बहुत गुस्सा आता है। और एक बच्चा है जिसके घर में सिर्फ हिंदी बोली जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छी, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेता है। तो सवाल ये है कि ये जो इन तीनों के मैंने ट्रेट्स बताए, ये जेनेटिक थे या इन्वायरमेंटल थे या फिर बोथ, दोनों थे। सुनने में तो सवाल बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके आंसर दोगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर गलत होंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वेलकम टीचर्स, आप देख रहे हैं अड्डा 24/7। मैं हूँ काजल, आपकी CDP मेंटर। ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन जब इससे सवाल बनते हैं ना तो थोड़े कंफ्यूजिंग वे में बन जाते हैं। कुछ बच्चों को नेचर नर्चर में दिक्कत रहती है, सिमिलर से वर्ड से कंफ्यूजन हो जाती है, हेरिडिटी वाला कौन सा, इन्वायरमेंट वाला कौन सा है। हम हेरिडिटी को नेचर से डिनोट कर रहे हैं। हेरिडिटी मतलब वो ट्रेड्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, वो नेचर का पार्ट ही तो हो गया, नेचुरली तो है, हमारा कंट्रोल थोड़े उस चीज़ में। अब वो ट्रेड्स मानसिक भी हो सकते हैं और शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेचर को हम हेरिडिटी से लेंगे, और नर्चर मतलब होता है हमारा इन्वायरमेंट। मतलब जन्म लेने के बाद हमारा पालन पोषण किस तरीके से हुआ है वो सब इन्वायरमेंट में आ जाएगा। इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, पूरी की पूरी सराउंडिंग में सिर्फ आसपास के पेड़ पौधे नहीं आते। जन्म लेने के बाद आपने जिस जिस चीज़ों से, जिस जिस इंसानों से इंटरेक्शन की है, वो सब आपकी सराउंडिंग का पार्ट है, सब आपकी इन्वायरमेंट का पार्ट है। और ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, ये बायोलॉजिकल बेस पे आधारित है, ठीक है। बायोलॉजी है, पूरी की पूरी जीन्स हमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो जीन्स, ठीक है। गुण है, मतलब जन्म से ही हमें ये गुण होते हैं। स्टैटिक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक रहेंगे। अगर हमारी आंखों का कलर हमें ऐसा मिला है तो वो वैसा ही रहेगा, हमारी हाइट का जीन हमें इतना मिला है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको हम सीड से समझेंगे। देखो, जैसे एक सीड होता है, अब सीड, वो चाहे सीड बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसे ले लो एक बच्चा है जो बहुत बढ़िया IQ लेके पैदा हुआ है, एकदम बढ़िया, लेकिन तब वो इन्वायरमेंट में गया, तब उसको फैसिलिटीज़, वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं दी गई उसको, ठीक है। वो उन सब चीज़ों से वंचित रहा, पढ़ाई से वंचित रहा, क्या उसकी इतनी डेवलपमेंट हो पाएगी? तो ये सीड जो है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग का पोटेंशियल तो तय कर दे रहा है कि बच्चा इतना डेवलप हो सकता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है ये तुम्हें उस पोटेंशियल तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये अवसर प्रोवाइड करता है। ये सॉइल और वाटर है, सीड में तुम सॉइल और वाटर नहीं डालोगे तो वो सीड ग्रो नहीं करेगा। ऐसे ही हमारी डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का होना उतना ही ज़रूरी है जितना हेरिडिटी का होना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट हमारा एक्सपीरियंस बेस पे होता है, ये चेंजेबल होता है, डायनेमिक होता है। मतलब डायनेमिक मतलब कि ये चेंज करेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट पे भी इन्फ्लुएंस आएगा, और ये चेंज हो सकता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप घर पे बैठ करके पढ़ाई करते हो, ये आपका एक इन्वायरमेंट है घर का, ठीक है, आप ऐसे ऐसे पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई करोगे, आपकी सराउंडिंग चेंज होएगी, आपकी इंटरनल मोटिवेशन चेंज होएगी, जिससे आपकी लर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सराउंडिंग चेंज करने से इफ़ेक्ट आता है, तो ये डायनेमिक होती है, इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है। एक बच्चा जिसके पास अभी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर उस बच्चे को, एक एवरेज बच्चा भी हो ना, IQ अच्छा ना हो बच्चे का, एक एवरेज IQ वाला बच्चा भी पैदा हुआ है, अगर उसको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ दे देना, बढ़िया सॉइल और वाटर दे दिया उसको, तो वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर लेगा एज़ कम्पेयर टू बच्चा जो बहुत बढ़िया IQ लेके पैदा हुआ है। तो ये रहता है। तो मेन बात इतनी सी है कि डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस होता है, दोनों का होता है। हेरिडिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और आपका इन्वायरमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न साइकोलॉजी सेंसस क्या कहता है, ये एक डायनेमिक इंटरप्ले है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों ही ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। इधर देखो, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये इक्वेशन दी गई थी वुडवर्ड के द्वारा, याद रहे। इधर प्रोडक्ट आएगा, एग्जाम में आ रखा है ऐसा करके कोई सवाल की एडिशन है या प्रोडक्ट है, तो एडिशन नहीं होता, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। जब हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो याद रखेंगे, ये फॉर्मूला देने वाले हैं वुडवर्ड,
ठीक है। हेरिडिटी का मतलब यहाँ पे नेचर से है, हमें नेचुरली वो मिला है, हम वो चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक है, हमारे पास जिस तरीके की इंस्टिंक्ट्स हमें मिली है, जिस तरीके का वो एप्टीट्यूड हमें मिला है, जिस तरीके की फिजिकल अपीयरेंस हमें मिली है, वो चेंजेबल नहीं है, वो स्टैटिक रहेगी, वो जीन्स स्टैटिक रहेगी। डायनेमिक होता है एनवायरनमेंट, इसको चेंज किया जा सकता है। प्राइमरी होता है हेरिडिटी, मतलब कि प्राइमरी मतलब जो भी हमें गुण मिल रहा है ना, वो सबसे पहले हेरिडिटी डिसाइड कर दे रहा है। इवन पता है हेरिडिटी जो है वो कंसेप्शन टाइम से ही शुरू हो जाती है। कंसेप्शन टाइम क्या होता है? कंसेप्शन टाइम वो समय होता है जाइगोट जब बनता है, ठीक है। कौन है? जाइगोट जब बनता है। अब जाइगोट का क्या वो सीन है, वो हम क्रोमोसोम वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इधर आओ। सेकेंडरी होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पर हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। प्राइमरी लेवल पे कौन करेगा? हेरिडिटी करेगी, हमारी जीन्स करेंगी। ये एज अ रॉ मटेरियल समझ लो इसको, ये हमें पोटेंशियल दे रहा है कि बच्चा इतना कर पा रहा है, कर सकता है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल है कि मान लो एक कुम्हार है, वो घड़ा बना रहा है, अब वो घड़ा बना रहा है या कुछ और बनाएगा, वो सब वो जो भी चीज़ बनाएगा वो इन्वायरमेंट डिसाइड कर रही है। मिट्टी कैसी है, वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। मिट्टी कैसी है, वो हमारी हेरिडिटी हो गई। अब उससे क्या बन करके आ रहा है, दैट विल बी इन्वायरमेंट, दैट विल बी नर्चर, ठीक है। नर्चर मतलब ये होता है पालन पोषण। आपका पोषण कैसे हुआ है, बायोलॉजिकल बेस पे आधारित है ये, और ये एक्सपीरियंस बेस पे आधारित है। जितना आपने अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन किया है, जितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उतना आपका डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है उससे। अब एक बात याद रखेंगे कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी को बोलते हैं जेनेटिक्स। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल। याद रहेंगे, ये नाम याद रखना है, ग्रेगर मेंडल। ये वही इंसान है जिसका एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने मटर पे। ये एनसीईआरटीज़ में हमने पढ़ा है। तो इन्होंने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर मेंडल, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में इन्होंने यही कहा है कि माता पिता से संतान में लक्षणों का जैविक संचरण, ट्रेड्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। अब वो ट्रेड्स फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, मतलब शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी। नेचर क्या है इन्होंने बताया है, नेचर स्टैटिक है। मतलब हेरिडिटी का नेचर क्या है? स्टैटिक है। वी कैन नॉट चेंज इट। जो आइस का कलर आपको मिला है वही रहेगा, अनलेस अनटिल आप आर्टिफिशियल लेंसेज लगाओ। रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल होता है हेरिडिटी, हमारी कच्चा माल होता है, ठीक है। इट सेट्स द अपर लिमिट, एक पोटेंशियल सेट कर देता है कि भाई बच्चा इतना डेवलप हो सकता है। और इन्वायरमेंट क्या कर रहा है? उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। अब हेरिडिटी के समझने के लिए ना थोड़ा बहुत एक क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियस, ये सब सुन लो। मतलब एक क्रोनोलॉजी क्या होती है, बहुत बच्चे को इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। ये कमरा है, इसको सेल नाम दे दिया, ठीक है। कमरे के अंदर अलमीरा है, वो अलमीरा हो गई न्यूक्लियस। अब उस अलमीरा के अंदर फाइल्स है, वो फाइल्स हो गई क्रोमोसोम्स। फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट है, वो हो गए जीन्स। और जो डॉक्यूमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो हो गई डीएनए। पहले है सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जीन्स को हम अपना बेसिक यूनिट मानते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होगी? जीन्स होगी, ठीक है। याद रहेगा ये पॉइंट, पेपर में डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? जीन्स। क्रोमोसोम क्या होता है भाई? क्रोमोसोम की हम बात करें तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ये हमारे सेल्स में 23 पेयर में पाए जाते हैं। 23 पेयर में पाए जाते हैं। टोटल होते हैं 46, 23 × 2, ठीक है। 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोजोम कहलाते हैं। क्यों? ये जो ऑटोजोम है ये सेम रहेंगे इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये सेम रहते हैं, ठीक है। ऑटोजोम 22 पेयर होते हैं।
23 में से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये डिसाइड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या रहने वाला है। मेल का क्या होता है XY और फीमेल का क्या होता है XX। यानी अगर बच्चे को यहाँ से X आया है, यहाँ से भी X आ गया, तो इधर होगा बेबी बॉय, बेबी गर्ल। इधर से तो X ही आएगा, ये फादर का है, ये मदर का है। इधर से तो हर बार X ही आ रहा है, X, और इधर से Y आ गया, तो ये हो जाएगा बेबी बॉय का। ठीक बात, आगे बढ़ेंगे। देखो, तब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, वो ही इधर से ही कंसेप्शन टाइम शुरू हो जाता है। अब इधर से ही बच्चे की हेरिडिटी डिसाइड होना शुरू हो जाती है, ये होता है कंसेप्शन टाइम। ठीक है, जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, इधर से ही हमारा कंसेप्शन पीरियड शुरू हो गया है। इसमें 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर ऑटोसोम्स के हैं, 23rd पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, मदर का होता है XS और फादर का होता है XY। इतनी बात क्लियर है, सिंपल था। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं। देखो, पहले फिनोटाइप, P से फिनोटाइप, P से फिजिकल एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, वो जीन्स जो आप में आ गए जो हम फिजिकली देख पाते हैं, जैसे कि जो विजिबल है, जैसे कि आई कलर, हाइट, ये सब आएंगे आपके फिनोटाइप में। मतलब फिजिकल एक्सप्रेशंस जितने भी है वो फिनोटाइप का पार्ट होंगे। लेकिन जीनोटाइप में आपका पूरा का पूरा जेनेटिक कोड आ जाता है। इसमें इनविजिबल चीज़ें भी आ रही है जो हम देख नहीं पा रहे लेकिन बच्चे में है। मतलब पूरा जो भी जेनेटिक कोड आपके अंदर आ गया है ना, जो आपकी वो सेल बन करके आपके अंदर आ गया, उधर से आपकी जो डेवलपमेंट शुरू हुई है वो पूरा का पूरा जीनोटाइप हो गया। जो चीज़ें आपको बाहरी रूप से दिख पा रही है वो हो गया फिनोटाइप। ठीक है, इसमें फिजिकल एक्सपीरियंस आएगा, इसमें आ जाएगा आपका पूरा जेनेटिक कोड। अब कुछ डिसऑर्डर्स हैं इससे रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड, पेपर में आई हुई है, एक बार पढ़ते हैं। ट्रिसोमी 21 पहली है। इसमें क्या है, जो 21st क्रोमोसोम है उसका एक पेयर एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब उसका एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसकी वजह से बच्चे को ट्रिसोमी 21 होता है, उसी को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे का फेस बिल्कुल फ्लैट रहता है, इनकी जो आईज है वो आलमंड शेप हो जाती है, आलमंड शेप आईज हो जाएंगी इनकी। बच्चे को इंटेलेक्चुअली बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअली इनको बहुत प्रॉब्लम रहेगी और पढ़ने में, लिखने में, हर एक चीज़ में ये लैक करते हैं और बच्चों के कंपैरिजन में। ठीक है, इनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, इनकी डेवलपमेंट बहुत कम पेस पे होती है। ये होता है डाउन सिंड्रोम। उसके अलावा टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें तो एक्स्ट्रा कॉपी बनी थी, इसमें क्या हो रहा है, जो एक क्रोमोसोम है X वो या तो पार्शियल आ रहा है, यानी आधा आ रहा है, या पूरा ही नहीं आ रहा। इसमें मिसिंग है, मिसिंग पार्शियल X क्रोमोसोम, या तो वो आधा मिसिंग है या फिर पूरा मिसिंग है, तो ये प्रॉब्लम होगी टर्नर सिंड्रोम की। ये जनरली फीमेल्स में होती है। ठीक है, इसमें शॉर्ट स्टैचर रहता है, बहुत छोटा कद रहेगा फीमेल का, वेब्ड नेक रहेगी, मतलब गर्दन के आसपास का जो टिश्यू है उनकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से नेक वाइड दिखती है, वो उसे बोलते हैं वेब्ड नेक। 2 सिंड्रोम है, याद कर लेना। अब ट्विंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें क्या है, 2 तरह के ट्विंस बताए गए हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सेम दिखने वाले बच्चे हैं। इसमें क्या है, एक स्पर्म एग और एक ओवम एग तब भ्रूण बनाता है, यानी फीटस बना रहा है, तो वो 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो दोनों बच्चे हैं ये बिल्कुल सेम अपीयरेंस के पैदा होंगे, बिल्कुल सेम दिखते हैं, सेम जेंडर होगा इनका, या तो बॉय बॉय होगा या गर्ल गर्ल होगा। ठीक है, और सेम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब फिजिकली बच्चा अपनी माँ से जिस तरीके से कनेक्टेड है वो प्लेसेंटा हो गया। तो आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही स्पर्म एग है और एक ही ओवम एग है, इसी से बन रहे हैं दोनों बच्चे। लेकिन तब हम फ्रेटर्नल की बात करें, ये बच्चे दिखने में अलग होते हैं ट्विंस ही है,
ये अलग अलग 2 बार फ्यूजन से बन रहा है, मतलब एक बार स्पर्म ओवम बना करके फीटस बना रहा है, ऐसे ही दूसरी बार हो रहा है। तो ये जो 2 बच्चे बन रहे हैं वो डिफरेंट अपीयरेंस के होंगे, अलग दिखेंगे। अब इनका जेंडर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, ठीक है। और इनका प्लेसेंटा भी डिफरेंट रहेगा। ये थे आइडेंटिकल ट्विन और फ्रेटर्नल ट्विंस की बात। इधर देखो, फ्यूजन हुआ, दोनों सेम बच्चे पैदा हुए क्यूट से, एक एग, और इनका सेक्स सेम रहेगा, ठीक है, या तो बॉय बॉय या फिर गर्ल गर्ल। फ्रेटर्नल में 2 बार अलग अलग हुआ, 2 एग से बने हैं, नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह ही होते हैं, बस कहने में ट्विंस है, वैसे देखने में अपीयरेंस अलग होता है, जेंडर अलग हो सकता है, सेक्स अलग हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हेरिडिटी के 3 लॉज बताए गए। सबसे पहला है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। इसमें रिजेम्बलेंस मतलब ये होता है सिमिलैरिटी, सेम सेम, समानता। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन फैमिली का बच्चा उनके जैसा ही दिखेगा, अंग्रेज फैमिली का बच्चा उनके जैसा ही दिखेगा, इंडियन फैमिली का बच्चा उनके जैसा दिखेगा। रिजेम्बलेंस होता है बच्चों में, जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होएगी, है ना, सेम सेम रिजेम्बलेंस। सेकेंड है लॉ ऑफ वेरिएशन, इसमें भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं ड्यू टू म्यूटेशन और अडेप्टेशन। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पहले बोला जाता है कि हमारे पूंछ होती थी पहले, है ना, बहुत सालों पहले इंसानों की भी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि नेचर को वो यूजलेस लगी, उसका कोई काम नहीं था, तो वो धीरे धीरे पूंछ अब हट गई है बिल्कुल ही। तो ये हो गया अडेप्टेशन, हो गया म्यूटेशन, हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो जिराफ है वो नॉर्मल हाइट के हुआ करते थे, क्योंकि उनको फूड तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को रीच करना पड़ता था, इसलिए लॉन्ग टाइम उनकी जो नेक है वो लंबी हो गई। तो ऐसे जिराफ की म्यूटेशन हुई, अडेप्टेशन हुआ। ये होता है लॉ ऑफ वेरिएशन, कि बहुत सालों में आ करके एक चेंज आ गया है, जो पहले स्पीसीज हुआ करती थी उससे डिफरेंट। ये था म्यूटेशन। अब है लॉ ऑफ रिग्रेशन, इसमें क्या है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसमें। मूविंग टूवर्ड्स एवरेज हाईली स्पेसिफिक ट्रेट्स, मतलब ट्रेट्स जो स्पेसिफिक है वो जनरली ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ जनरल ट्रेट्स ट्रांसफर होंगे। मतलब कहने का ये है, जनरल ट्रेट्स में क्या आएगा, जैसे कि जनरल ट्रेट्स में आएंगे कॉमन सेंस, थिंकिंग आएगी, लैंग्वेज आएगी, मतलब ऐसे ट्रेड्स जो हर किसी में मिल जाएंगे आपको। ये सब तो हम सब में है ना, हम सब सीख रहे हैं, ये सब हमें सबको पता है, ये सब ये आते हैं जनरल ट्रेड्स में। तो जनरल ट्रेड्स तो ट्रांसफ़र होते ही है, लेकिन जो स्पेसिफिक ट्रेड्स है, फॉर एग्जांपल किसी की मम्मी की आवाज़ बहुत प्यारी है, ठीक है, अब उस बच्चे में वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ये आ जाएगा तुम्हारा जनरल ट्रेड्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्पेसिफिक ट्रेड्स है, जो कोई एबिलिटी है वो ट्रांसफ़र हो। स्पेसिफिक में और क्या आ जाएंगे, एक तो तुम्हारा आ जाएगा बेसिक इंस्टिंक्ट्स, तो है ही, उसके अलावा तुम्हारे स्पेसिफिक में आएंगे इंटेलिजेंस आएगी, एप्टीट्यूड आएगा। एप्टीट्यूड कैसे? वही एप्टीट्यूड जो एक स्पेशल स्किल है आपके पास, जरूरी नहीं है वो स्पेशल स्किल बच्चे के पास भी ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अब एक बात याद रखेंगे, इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से इफेक्ट नहीं होती, इंटेलिजेंस बोथ में आएगी। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से भी प्रभावित होएगी और इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होएगी। आपका आईक्यू आपके पेरेंट्स से कैसा मिला है वो तो बात सही है, वो हेरिडिटिक है, वो जेनेटिक है, वो मिला है, लेकिन इन्वायरमेंट भी यहाँ पर बहुत स्पेशल रोल प्ले करेगा, याद रहेगी ये बात। अब हेरिडिटी की बहुत बात हो गई, इन्वायरमेंट पे आ जाता है, 2 मिनट इसको भी देंगे। इन्वायरमेंट 2 तरीके का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट वो है जब बच्चा माँ के पेट में है, अभी वो उसने दुनिया में नहीं आया, वो अभी उसने दुनिया में जन्म नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है ना, वो जीवित तो है ना पेट के अंदर, वो जो सराउंडिंग उसको मिल रही है वो आता है इंटरनल इन्वायरमेंट में। इसमें बच्चे की हेल्थ, न्यूट्रिशन डिफाइन होता है, हेल्थ डिफाइन होती है, हॉर्मोन्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में आ जाता है बच्चे पैदा हो चुका है, अब जो उसकी लाइफ चलेगी, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, मीडिया, सोसाइटी, कल्चर, ये सब आ जाएंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। एवरीथिंग जो बच्चे को मिला है जीन्स के अलावा, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमने क्या पढ़ा, ये डायनेमिक होता है,
चेंजेबल हो सकता है, परिवर्तनशील हो सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी देता है हमें अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। ये है इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं नेचर नर्चर में। एक बार रिवीजन के तौर पे डिफरेंस देख लो। नेचर जन्मजात होता है, ये नर्चर जो है एक्वायर किया जाता है, अर्जित किया जाता है। एक्वायर क्या होता है? एक्वायर मतलब जैसे हम अपनी हिंदी भाषा सीखते हैं, बचपन से ही बोल रहे हैं ना, हमें किसी ने सिखाई तो नहीं, पकड़ के रूल्स तो नहीं रटवाए ना, हमने खुद बोलना सीखा, वो होता है एक्वायर करना। ठीक है, पैसिवली, एक्टिवली, सबकॉन्शियसली, जैसे भी हमने सीखा वो एक्वायर कर लिया हमने, वो होता है नर्चर में, इन्वायरमेंट में। ये हम एक्वायर करते हैं। ये हमारे जो हेरिडिटी के गुण हैं वो जन्मजात है। अब ये स्टैटिक है, स्थिर है, जैसा आपकी वो क्वालिटी आपको मिली है वो वैसी ही रहेगी, यू कैन नॉट चेंज इट। इधर ये डायनेमिक हो जाता है। इन्वायरमेंट को चेंज कर दोगे तो बच्चे की लाइफ सुधर भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। ऐसे ले लो इसको कि बड़े IAS IPS का कोई बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसको अगर चोरों के बीच, डकैतों के बीच छोड़ दिया जाए तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये डायनेमिक रहेगा। JB वॉटसन ने यही तो कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे ला के दो, मैं जो तुम कहोगे उन्हें वो बना दूंगा। चोर, इंजीनियर, डॉक्टर, जो तुम कहोगे वो। तो ये वही बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, जैसे तुम इन्वायरमेंट बच्चे को दोगे उसकी वैसी डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है पोटेंशियल वाला पॉइंट। ये पोटेंशियल देता है, अपर लिमिट सेट करता है, ये देता है अपॉर्चुनिटी। ये हमें हमारी लाइफ को शेप देगा। ठीक है, शेप देगा। फिजिकल ट्रेड्स आ जाएंगे इसमें, आपकी आंखें का रंग कैसा है, लंबाई कैसी है, और फिजिकल के अलावा मानसिक ट्रेड्स भी आ जाएंगे, जैसे कि एप्टीट्यूड। ठीक है, इधर सोशल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। तो एक बार कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बच्चे बहुत गलत करके आ जाते हैं पेपर में, उनको फैक्ट्स पता होने के बाद भी, क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग है। डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी नहीं है ऐसा माना जाता है, बहुत लोग बोलते हैं, नहीं, गलत है। बोथ डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है 100% जेनेटिक है, बिल्कुल भी नहीं। इंटेलिजेंस जेनेटिक भी है, इन्वायरमेंटल भी है। उसके बाद वी हैव इन्वायरमेंट मीन्स ओनली स्कूल। इन्वायरमेंट का मतलब स्कूल नहीं होता। जन्म से लेकर के जिस जिस चीज़ से, जिस जिस व्यक्ति से आपने इंटरेक्शन किया, वो सब कुछ आपके इन्वायरमेंट में आएगा। हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियल सेट करता है, और इन्वायरमेंट आपको रियलिटी देता है, उस अपॉर्चुनिटी देता है उधर तक पहुंचने के लिए। ये ट्रू है। तो एक क्वेश्चन है, एक नहीं 3 क्वेश्चन है एक्चुअली, एक बार पढ़ेंगे। विच ट्रेट हैज़ हाई हेरिटेबिलिटी बट इज़ नॉट सॉलिडली जेनेटिक। मतलब ऐसा ट्रेट जो हेरिडिटी से तो आया है लेकिन पूरा का पूरा जेनेटिक नहीं है। अभी बात की थी हमने, ऐसा क्या है? इंटेलिजेंस है। आई कलर तो पूरा हेरिडिटी से आया है। पर्सनालिटी आप डेवलप करते हो समाज में आकर के, इन्वायरमेंट में आकर के, तो इसका आंसर होगा इंटेलिजेंस। ये हेरिडिटी का भी प्रोडक्ट है और ये इन्वायरमेंट का भी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कैसी रिलेशन होगी? डायनेमिक होगी, एडिटिव नहीं होगी। ठीक है, प्रोडक्ट है, एडिशन नहीं है। डायनेमिक होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, आपस में डिपेंडेंट भी है। डेवलपमेंट ना पूरी चीज़ देख रही है, तुम्हारी डेवलपमेंट सब कुछ देख रहा है कि हेरिडिटी कैसी है। अगर बच्चा ऐसा है, हेरिडिटी उसकी जेनेटिक ऐसी पावर आई है, तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे या ऐसा दे या ऐसा दे, तीनों में केसेस में अलग डेवलपमेंट होगी उसकी। तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होती दोनों आपस में। बच्चे की डेवलपमेंट में दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक साथ चल रही है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला? सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो ये था हमारा चैप्टर, बहुत छोटा सा था। आई होप समझ आ गया हो, और फीडबैक में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।